नाम लाए हो। तो ये किसी चीज को कब्जा करने की कोशिश है। हम इस कोशिश का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई राम सबके हैं, इसलिए ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि राम सिर्फ उनके हैं। और कैसे राम उनके? अगर राजनीतिक रूप में हम बात करें तो इस इतिहास में बात दर्ज है कि सबसे पहले वो वहाँ पर ताले जो हैं वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए। रामलला की मूर्ति की पूजा राजीव जी ने शुरू करवाई। उसके बाद मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया। उसके बाद ये कोर्ट मैटर हो गया और सब जुडिस होने के कारण उसको 27 साल लगे उस केस को फाइनल होने में। और आज जो राम मंदिर बन रहा है, अभी बना नहीं है, पूरा बन रहा है, उसका आपको पता है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक उद्देश्यों से समय से पहले की गई। शंकराचार्यों ने इस बात का विरोध किया। हम भी इस बात को मानते हैं कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने पर होनी चाहिए। तो चूंकि हमारे शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि भाई यही होना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक कारणों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले की गई, हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब ये बात है कि भाई हमारे हैं सिर्फ राम, ये उचित बात नहीं है। इसके लिए प्रयास सभी ने किया। जब कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, हमें उसी की बात है कि भाई आज वहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको कोई व्यक्ति ये कहे कि सिर्फ हमारी वजह से बन रहा है, हम बना रहे हैं, इसको हम नहीं मानते। उसके लिए सहयोग सभी ने किया होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं सब ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग किया होगा। मैंने भी किया। जो बड़ा आदमी रहा होगा उसने लाखों दिए होंगे, हम छोटे आदमी थे, हमने हजारों में दिए। और कोई आर्थिक रूप में कमजोर लोग रहे होंगे लेकिन उनकी आस्था थी भगवान पर, उन्होंने सैकड़ों में दिया होगा, किसी ने 10 रुपए दिया होगा, लेकिन सब ने दिया। और ये नहीं होता है कि किसी ने ज्यादा दिया तो उसका बड़ा नाम और किसी ने कम दिया तो उसका छोटा नाम। आपको भगवान बुद्ध की वो बात याद होगी जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने एक दानदाता को, जिसने सबसे कम पैसे दिए थे, अपने जो नोट कर रहे थे उनको कहा कि इनका नाम सबसे ऊपर लिखिए। और इसलिए कहा उन्होंने कि भाई अगर इसने 1 पाई दिया है तो इसका नाम सबसे ऊपर इसलिए लिखिए कि इसकी पूरी हैसियत ही 1 पाई थी। तो कोई कम दे रहा है तो उसकी हैसियत कम नहीं आती जाती। उसने अपना सर्वस्व दे दिया था उस व्यक्ति ने। बहुत मतलब बुद्ध के जो बातें हैं उसमें ये निहित है। तो इसी प्रकार अगर राम मंदिर में किसी ने 10 रुपए दिया तो वो भी दानदाता है, उसका भी उसमें जो है सहयोग है। और किसी ने लाखों करोड़ दिया, अरबों वाला होकर करोड़ दे दिया तो उसका भी सहयोग है। तो इसलिए भगवान सबके हैं, सबकी उसमें आस्था है। और इस आस्था को कोई राजनीतिकरण इसका करके राजनीतिक फायदा अगर लेना चाहता है तो हमारा इसमें विरोध है। हमारा ये मानना है कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और उस खिलवाड़ को हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष रहा और बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के अध्यक्ष रहते हुए मैंने आप जो यात्रा मार्ग पे जोशीमठ में जहाँ 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है, उस मंदिर का पुनर्निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। और जब मेरे कार्यकाल में हुआ, सरकार बीजेपी की थी, मैं अध्यक्ष था, तो मैंने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको सबको आमंत्रित किया कि आप भी आइए। उनकी इच्छा थी कि हमारे नाम लिखो मंदिर में, तब आएंगे हम, कि मुख्य अतिथि फलाना मंत्री, फलाना मुख्यमंत्री, फलाना इनको मुख्य अतिथि बनाओ और उस पर नाम लिखो, तब आएंगे हम। मैंने कहा कि मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं जब अपना ही नाम नहीं लिख रहा हूँ तो आपके नाम क्यों लिखूं? मैं अपना नाम भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं। हम बहुत बड़े हो गए क्या कि हम मंदिर बनवा रहे हैं? भगवान ने हमें मौका दिया कि भाई आप इस पद पे हैं तो आप ये काम करें। तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सेवा का अवसर है। ये हम वहाँ पर नाम लिखकर जो अपने को अमर कहलाना चाहते हैं, हम इस भावना का विरोध करते हैं। और मैंने नहीं लिखे किसी के नाम और नहीं आए, वो लोग नहीं आए, हमने प्राण प्रतिष्ठा की विधि विधान से। मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। ये अलग बात है कि मेरे हटने के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहां अपने नाम लिखा दिए। तो ये इस कोशिश का हम विरोध करते हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है, तमाम केदारनाथ के वो काम, क्योंकि केदारनाथ में 4 महीने काम चलता है। वहां पर मौसम की ऐसी स्थितियां हैं कि वहां साल भर काम नहीं चल सकता, 4 महीने काम चलता है। तो जितने काम हो रहे हैं वो सब हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं अध्यक्ष था, तब के काम है। सरकार बदली हुई, वो पुराने लोगों के नाम के पत्थर हटा के अपने नाम के पत्थर चिपका, ये इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए इस धरती पे कोई अमर नहीं है और यहाँ तक कि कोई विचार भी अमर नहीं है। जो पैदा होता है ये शाश्वत नियम है कुदरत का कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, वो चाहे इंसान हो और चाहे वो विचार हो। तो इसलिए कोई अगर ये दर्ज करना चाह रहा हो कि मैं अमर हूँ, अभी हम लोग राजनीतिक लोग, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल परसों प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ऐसी कोशिश की है, जतलाने की कोशिश की
कि मैं अनुवांशिक रूप में नहीं हूं बल्कि मैं अवतारित हूं। क्या ये बात एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूं, किसी को भी समाज में, कि क्या ये बात उचित है? ये कहना है कि शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो, क्या इसमें शायद होना चाहिए? हम सब जो भी हार्ड मांस के लोग हैं, हम सब ने अपनी अपनी माँ की कोखों से जन्म लिया और इसमें कोई किंतु परंतु और शायद वाली बात होनी चाहिए। और ये स्थापित करने की बात कि मैं अवतरित हुआ हूँ, ये इसका भी ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए कही गई है बात, तो ये उचित नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदा हुए लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए कि जिनको भगवान का दर्जा दिया गया। आपको देवरा बाबा का पता होगा कि वो ऐसे दैवत्व उनके अंदर था कि वो जिसको आशीर्वाद देते थे उसका जीवन बदल जाता था। तो वो उस लाइन में अगर वो ये मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि वो उस कैटेगरी के संत हैं, तो उनको भी देवरा बाबा की तरह कोई पेड़ पकड़ देना चाहिए। क्यों राजनीति में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने की नीयत से कही गई बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बात से समझेंगे और ठगी में नहीं आएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे, अभी आप पंजाब का भी दौरा कर रहे हैं और चंडीगढ़ भी आए हैं। पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है और चंडीगढ़ में जो है आम आदमी के साथ वो है अलायंस है। हाँ, इसमें आपको क्या लगता है, इसका कांग्रेस को चंडीगढ़ भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जब दोनों दलों को ये बात पसंद है और दोनों उसमें जीत रहे हैं तो बीजेपी को इसमें क्या दर्द है? ये प्रश्न बीजेपी वालों ने पत्रकारों के मुंह में डाल दिए, ठीक है? और आपका स्वागत है प्रश्न का, क्योंकि आप पत्रकार हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों दल पंजाब में अलग अलग लड़कर सभी सीटों पर जीत रहे हैं, सभी इसमें जीत रहे हैं, तो उनकी खुशी है। वो अपने अपने झंडे को हर लोकसभा क्षेत्र में बुलंद रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? चंडीगढ़ में आपको पता है कि नगर निगम का चुनाव हुआ और जीते हुए चुनाव को किस प्रकार से सत्ताधारी लोगों ने हस्तक्षेप कर हरवा दिया। तो दोनों एक हो गए कि यहाँ पर मुकाबला इनसे करना है, इसलिए हमको एक होना पड़ेगा। स्वागत है, दिल्ली में एक हो गए, हम चंडीगढ़ में हैं। हम चंडीगढ़ में इस प्रश्न के लहजे से, इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पंजाब की तरफ क्यों देखें? हम दिल्ली की तरफ देखेंगे कि जो दिल्ली की तरफ हो रहा है वो चंडीगढ़ में भी हो रहा है। स्वागत है इस बात का। जो पंजाब में हो रहा है उसका भी स्वागत है। हमारा मकसद हमारी विपरीत विचारधारा को हराना है। हमारा मकसद ये जो ठगी की विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, फरेब की विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, झूठ बोलकर, बहुत ही हल्की बातें कहकर जो विचारधारा दिल्ली में शासन कर रही है, उस विचारधारा को हराना है और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाना है जिसका जो इस भारत के तमाम लोग जिसमें ये महसूस करें कि ये सरकार हमारा प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी किसी सरकार बनाना। तो ये हमारा मकसद है और निश्चित रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। आप अपनी जीत को लेकर कितना उत्साहित हैं और आप अगर जीतते हैं तो अनुच्छेद 5 के बारे में आपका क्या कहना है? आज जबकि 4 तारीख को रिजल्ट खुलने वाला है और पूरे मत जो है मशीनों में बंद है, मैं ये कहूँ कि मैं 200% जीत रहा हूँ तो कोई मतलब है इस बात का? जो कुछ है मशीन में बंद है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के जो विचार सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से निश्चित रूप में मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन मैं 2022 में भी इसी तरह आश्वस्त था कि मैं जीत रहा हूँ और मैं कुछ 200-300 वोटों से हार गया। तो इसलिए बहुत बड़ी बात करके दावा करना कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। हाँ, चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन तक तो ठीक है, वो एक राजनीतिक बात है कि मैं, पर आज जबकि वोट पड़ गए हैं, जनता ने जो किया होगा मुझे वो स्वीकार्य है। जनता ने जिताया होगा तो दिल्ली जाकर संसद में उनकी वकालत करूंगा। जनता ने नहीं जिताया होगा तो क्षेत्रों में घूम कर उनके लिए काम करूंगा। धन्यवाद। अनुच्छेद 5 को लेकर आपका क्या कहना जी? है कि पार्टी क्या करेगी? किसका अनुच्छेद 5 उत्तराखंड के लिए, जो पहाड़ी एरिया के लिए अनुच्छेद 5 मैंने जरूरी ये है। जो लोग हैं ना हमारे जितने यहाँ पर हैं, वो तो ठीक है। इनको जब मैं विधायक था, हमारी सरकार थी, ओबीसी का स्टेटस दिलाया और मैं ये मानता हूँ कि तमाम हिमालयी राज्य जिनमें कि उत्तराखंड भी शामिल है, उन लोगों को इस प्रावधान से लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता है। मैं जीता तो मैं इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। धन्यवाद।